दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र के आधुनिक भारत के क्वेश्चन आंसर में जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी और डिफरेंट पीसीएस में आए हुए हैं उनके प्रश्नों का सिलसिला चल रहा था। तो अब हम 1905 से लेके 1916 तक के जो कार्यक्रम हुए इंडिया में उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रस्तुत है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे बाद में क्या हुआ? तो हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो सबसे बाद में यहाँ पे हुआ है बंगाल का विभाजन। तो उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। तो 1793 में किसने अस्थायी बंदोबस्त लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से 1805 के बीच था, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो सहायक संधि किसने लाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में रहा, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया, हड़प नीति का प्रयोग किया। तो हड़प नीति किसने प्रयोग किया? तो लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कर्जन जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल के विभाजन से लॉर्ड कर्जन, हड़प नीति से लॉर्ड डलहौजी, और वेलेस्ली सहायक संधि, और कॉर्नवालिस है अस्थायी बंदोबस्त। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो इसका ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905 को। तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और एक बैठक हुई थी टाउन हॉल में। और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा होती है, और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? तो बंगाल विभाजन की घोषणा, तो इसका आंसर है 19 जुलाई 1905 को। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा इसमें जो है 20 जुलाई या 19 जुलाई, तो डिस्क्रिप्शन में 19 या 20 रहे तो 20 या 19 जुलाई कह सकते हैं। तो बिहार जो थर्ड है तो उसमें ऑप्शन 19 जुलाई 1905 को दिया हुआ था, घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। तो बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 को दिया जाता है। इसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तरकुंजी में इसका 19 जुलाई 1905 दिया है। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन कौन किया था? तो कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1899-1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन था, और उसने 1905 में किया था बंगाल का विभाजन। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 या फिर 19 जुलाई 1905 कह सकते हैं कोई की गई थी, तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा हुई थी। तो बंगाल के विभाजन को निरस्त किया गया 1911 के दिल्ली दरबार में। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सब जानते हैं कि कर्जन है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। सर एंड्रयूज हेंडरसन
लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के विरोधी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन है कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने बहिष्कार का सुझाव दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। तो 13 उनका एक पत्रिका है संजीवनी, किनका? तो कृष्ण कुमार मित्र का पत्रिका है संजीवनी, जिसमें उन्होंने 13 जुलाई 1905 के अंक में ही बंगाल विभाजन का विरोध करने का सुझाव दिया था। और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और उसके बाद इसी के आगे विरोध शुरू हो गया। विभिन्न वस्तुओं के बहिष्कार के राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो 1905 में कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, 1905 के आंदोलन में ये हुआ, स्वदेशी आंदोलन में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो क्या है कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कर दी थी, और इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और उसके बाद 16 अक्टूबर को 1905 को ये लागू हो गया बंगाल विभाजन, और 1911 को दिल्ली दरबार में विभाजन को निरस्त कर दिया गया। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, ऑप्शन सी है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। इसमें ऑप्शन जो है ए भी सही लगता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने पर आप ऑप्शन देंगे बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ऊपरी तौर पर यदि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तो बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसमें से क्या सही है? तो डी सही है, 1 2 4। तो बायकॉट किया, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 3 का सहयोग लिया, असहयोग का नहीं लिया। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। तो टाउन हॉल में जो मीटिंग हुई थी उसमें कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख अध्यक्ष किए और कृष्ण कुमार मित्र का दिमाग था कि बहिष्कार करना है। जहां भी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या सुझाव दिए थे कि इसे राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल
कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ और टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना हो गई। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया। तो स्वदेशी आंदोलन में किस चीज़ का नारा दिया? तो आत्मनिर्भरता का नारा दिया और आत्मशक्ति का भी नारा दिया। ऐसे कोरोना काल में भी आत्मनिर्भरता का नारा दिया है मोदी ने। स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। तो कांग्रेस ने भी कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अतः स्पष्ट है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसी आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 की बात है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की गति के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के तत्कालीन कारण क्या था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करवाना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। तो जो गर्म दल था वो पूरे देश में लागू करवाना चाहता था स्वदेशी आंदोलन, जबकि नरम दल इसको सिर्फ बंगाल में सीमित रखना चाहते थे। तो बंगाल 1905 में विभाजित हुआ। इसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ था। कब? तो 1911 में विभाजन को 1911 में विभाजन को निरस्त किया गया था। तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में कौन कौन आया था? तो जॉर्ज पंचम और मेरी आई थी। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ब्रिटेन के सम्राट ने 12 दिसंबर 1911 को विभाजन रद्द हुआ। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाने की घोषणा हुई और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम का एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में की गई थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो विभाजन ही किया गया, निरस्त कुछ नहीं किया गया। विभाजन दूसरे ढंग से किया गया। बंगाल उड़ीसा को अलग कर दिया गया, यानी कि उसे जो करना था वो किया। तो दोबारा विभाजन 1911 को हुआ। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो इसका ऑप्शन है बी। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक रहा और 1911 में फिर से दोबारा विभाजन किया गया। बंगाल उड़ीसा को अलग कर दिया गया, राजधानी को दिल्ली लाया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द वर्ष 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो ऑप्शन है 1911 को। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लै ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किया था। चिदम्बरम पिल्लै। तो बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई, पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। तो याद रखने वाली बात है कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ और इसे फैलाया
बम्बई और पुणे में इसे तिलक ने फैलाया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में फैलाया और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो 2 और 3, मुसलमान और बुद्धिजीवी। तो जो बुद्धिजीवी है और जो मुसलमान है, मुसलमान और कृषक, बुद्धिजीवी नहीं, कृषक और मुसलमान, तो ये अप्रभावित रहा। कृषक स्वदेशी आंदोलन से कोई मतलब नहीं था और मुसलमान को कोई मतलब नहीं था। करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। आंदोलन की घोषणा का विरोध किया गया। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की। और किस लिए की? तो स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो किसान और मुस्लिम इससे अलग रहे और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाले, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उसकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए सही नहीं है, तो बी देखते हैं। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा के योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल नेशनल कॉलेज 1906, अरविंद घोष। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। कथन ए असत्य है। स्वदेशी आंदोलन, हाँ, और बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है। बाकी सब देख लेते हैं कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन में बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे उसमें शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी और धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बरिशाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। तो बरिशाल के कुछ मुस्लिम थे जो इसमें सपोर्ट किए, तो केवल बरिशाल इसका अपवाद रहा। स्वदेशी आंदोलन के सदन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी 1 और 2 दोनों सही है।
तो इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, क्योंकि स्वदेशी था। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम और वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसके व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। तो ब्रिटिश पत्रकार कौन थे? H.W. नेविंसन। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। कौन? तो H.W. नेविंसन। भारत में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया। तो द न्यू स्पिरिट इन इंडिया लेखक में किस चीज़ का वर्णन है? तो स्वदेशी आंदोलन का वर्णन है। और इसको लिखा कौन? तो H.W. नेविंसन ने लिखा है। तो भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कौन? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो क्या किया था? तो अभी देखते हैं डिस्क्रिप्शन। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके बाद प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतिक विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 29 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देश एक भक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार से वर्णन किया गया है। किसका? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ा टैलेंटेड आदमी थे। 1997 में आया। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1864 ईस्वी में BA पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन भिक्षा शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्गूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। तो राजनीति में भाग कब लिया? तो 1889 को। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो रानाडे थे। 1897 में उन्हें बाचा को राष्ट्रीय व्यय के रूप में नियुक्त बेल्वी आयोग के समक्ष साक्ष्य देने को कहा गया। तो बेल्वी आयोग के समक्ष साक्ष्य देने को लिए किनको कहा गया? वाचा और गोखले को। 1897 में 1902 में वह मुंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वे सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनके चेला बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कब? तो 1905 में अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे 1905 में। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने
1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज में बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उल्लेख क्या था? तो कांग्रेस ने सेल्फ रोल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? तो वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की थी। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था प्रारंभ में। तो ये हो गया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज शब्द की मांग रखी थी। तो विकल्प क्या दिया हुआ है? लाला लाजपत राय हैं। हाँ, तो इन चारों में सबसे पहले तिलक ने किया था। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते थे। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से प्रिंसबेरी से ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य चुने गए थे। तो कौन सा दल था? तो उदारवादी दल था। और कहाँ से? तो प्रिंसबेरी से वो संसद बन गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। तो ये कौन बोला? तो CY चिंतामणि ने। क्या बोला? तो भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके लिए क्या कहा? तो यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को। इनमें से किसे दी ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन? तो दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है डी। सत्य क्या है? तो उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लिए थे प्रिंसबेरी से। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो असत्य क्या है? तो डी असत्य है। बाकी सत्य देख लेते हैं। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का प्रारंभ भी किया था। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक वे उदारवादी दल से
ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राफ्तगोप्तार की शुरुआत 1851 में की। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 तथा वर्ष 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से प्रिंसबेरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। तो 1892 में उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी की ओर से प्रिंसबेरी से चुने गए थे ब्रिटिश संसद। अपने लंदन प्रवास यानी कि 1855 से लेकर 69 तक वे लंदन में रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को भारतीय की समस्या से अवगत कराने के लिए लंदन इंडियन सोसाइटी की 1865 में स्थापना की थी। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में की थी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष में सफल हुए और सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंत दोनों पक्ष में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया 1907 में। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गए? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.बी. घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उपयुक्त तो सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीति, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथी ने आम जनता के बीच में काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वो यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति की अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथ के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया था। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। सूरत विभाजन के नेतृत्व किया था किसने? तो तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। मुस्लिम लीग का गठन 1906। क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो सलीमुल्लाह खान है।
तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारधारा के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। बकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प नहीं, तीनों नामों के रहने या उनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। पहला है सलीमुल्लाह खां, दूसरा आगा खां, तीसरा मोहसिन उल मुल्क। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कौन? तो सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में हुई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में और 8 में अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। ये बिहार का क्वेश्चन है, ऑप्शन ई। भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। निम्नलिखित वक्तव्यों का विचार कीजिए। पहला है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो इसका क्या सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि लीग ने अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले अंग्रेजों में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं और डी ऑप्शन पढ़ते हैं। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल ने भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया। इस गतिविधि में पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया। उसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावी किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना। इसलिए मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से नहीं लिए थे भाग। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की। तो क्या की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल में प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो वो कौन थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था
अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो सी है, W हंटर ने कहा था कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? तो इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत सचिव इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार उन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कहा गया। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1909 में पारित हुआ। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? तो इसमें व्याख्या की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिनमें अंतर्देश का विभाजन कराया थी कौन है? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और स्थानों का आरक्षण। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे उसके चारों ओर राजनीतिक प्रतिरोध बन गया, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसमें शताब्दियों से आरंभ हुआ एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। दिल्ली दरबार और राजनीतिक परिवर्तन। तो दिल्ली दरबार, ब्रिटिश सरकार में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कार्यकाल में यह कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी, और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। तो दिल्ली की राजधानी बनाने का घोषणा 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1912 और 1912 दोनों वर्ष रहे तो 1912 अधिक मान्य होगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ऑप्शन होगा 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी? तो 1911। ऑप्शन में 12 नहीं है। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहा था कि इसके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो है भगवती चरण बोरा, ये शामिल नहीं थे। मास्टर अमीचंद, मुकुंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी ये शामिल थे। तो हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, मुकुंद चंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया और भगवती चरण बोरा इनमें नहीं थे। इनमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए और मुकदमे से बच गए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 को। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसके क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्ष 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो लखनऊ में। तो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में ही एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। केंद्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना बनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया था। 19 स्मरण पत्र संबंधित है 1916 और लखनऊ पैक्ट से। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रतिक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों और उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिंदा और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो तिलक ने। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौतों की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय में वस्तुतः यह नींव डाली। इसके ऊपर 30 वर्ष बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो किसने कहा? तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने। लखनऊ समझौतों ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। तो ये निगेटिव पॉइंट आ जाता है लखनऊ समझौते की, कि उसे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार करना। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी 1916 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मैतव्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित था? तो 1916 से 1922। तो 1916 से 1922 का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मैतव्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों एक समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के बाद ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो असत्य ए है, बाकी सब सत्य है। तो इस अधिवेशन ने उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित किया। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। वर्ष 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों से भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों, उदारवादियों और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव इनकी पराजय है और एकता ही इनकी जीत है। अब भाई भाई फिर से मिल गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी। उन्होंने इसे चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या को अवगत कराया गया था? तो 1916 लखनऊ के अधिवेशन में। तो एक अच्छा चीज़ ये भी हुआ कि गांधी जी का उदय होने का रास्ता प्रशस्त हुआ। तो होम रूल लीग मूवमेंट अब शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। भारत के होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना वर्ष अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी।
1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी। नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपना लीग का प्रचार किया। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ बेसेंट ने और मराठा और केसरी तिलक ने। मराठा हिंदी में था और केसरी मराठी में। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है गृह शासन आंदोलन से, होम रूल मूवमेंट से। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह है स्वदेशी आंदोलन। क्या? होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट, यानी कि तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट होम रूल से संबंधित है। टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट को होम रूल लीग की स्थापना से संबंध थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो सी.आर. दास नहीं जुड़े हुए थे। तो निम्नलिखित होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। तो वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसे देश के सामने में स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। तो होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज्य का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो असत्य है स्टार। तो पढ़ते हैं। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ हुआ था। तो कॉमनवेल्थ साप्ताहिक थी। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगों एक दूसरे के पूरक थी। वर्ष 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और इनके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़ के मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आता था। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति नहीं कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम को और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं थे। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कब? तो इसका ऑप्शन का कोई ठोर ठिकाना नहीं। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का संस्थापक थी। एनी बेसेंट 1847 और 1933 के बीच में रही। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट सी, केवल 1 और 3। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी थी। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में
मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्षा चुना गया। थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अल्कट ने की थी। 1875 में एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्यता बनी। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज सभा रखा गया। तो होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़ के मध्य प्रांत और बराड़ की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे में था। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया। तो 1920 में। तो इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो 1920 आंसर होना चाहिए, जिसका ऑप्शन नहीं था।